अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको इश्तियाक तो ज़रूर होगा कि एलिज़ाबेथ वन ने ऐसा क्या किया कि इंग्लैंड की किस्मत ही बदल गई। अमेरिका कहानी का पहली एपिसोड अपलोड हो चुकी हुई, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको फिर इस एपिसोड की कहानी, तनाजुर, कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि कोई भी डिसिप्लिन कनेक्टिविटी के बगैर समझ नहीं आता। जिस तरह हमने आखिरी पहले वाले लेक्चर में ये बात की थी कि ब्रिटिश सबसे लेट आए इस न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट में, जिसके लिए न्यू वर्ल्ड का ये जो वर्ड है ये भी यूज़ होता है, न्यू वर्ल्ड। लेकिन सबसे लेट आए लेकिन छा गए हैं जी। तो क्या फैक्टर्स हैं ख़ास तौर पर ब्रिटिश के इस न्यू वर्ल्ड की तरफ मूव करने के? एलिज़ाबेथ वन का क्या रोल है? अब इन चीज़ों को समझना है अगर, तो हमें थोड़ा सा ब्रिटिश हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हेनरी VIII बड़ा नामवर बादशाह गुजरा, एलिज़ाबेथ का बाप। अब हेनरी VIII साहिब जो हैं उनकी 6 बेगमात थीं। बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी जनाब को। कोई बेगम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फौत हो गई, किसी पे उसको शक था, उसको उसने मरवा दिया, फिर एक को डाइवोर्स दे दी, फिर अगली कर ली। वो 6 शादियाँ, एक ही बेगम उसकी सर्वाइविंग रही बस, बाकी उसने अपने हाथ से ही कब्र में उतारी, किसी को मार के। कोई बेचारा अल्लाह की तरफ से मर गई। अब हेनरी VIII साहब अपनी इन्हीं शादियों में, बेटा नहीं हो रहा था, वारिस चाहिए। तो हेनरी VIII साहब को एक प्रोटेस्टेंट खातून पसंद आ गई। अब ख़ुद कैथोलिक है, इंग्लैंड कैथोलिक है उस वक़्त का। प्रोटेस्टेंटिज़म का दौरा शुरू हो गया है यूरोप में 16वीं सदी में। मार्टिन लूथर का इम्पैक्ट जो है वो तो फिर हुआ यूरोप में। सो लड़की पसंद आ गई जनाब, प्रोटेस्टेंट। बादशाह सलामत ने कहा जनाब मैं तो करनी है शादी। कैथोलिक चर्च के पादरी आ गए, उन्होंने कहा बादशाह सलामत आप ऐसा नहीं कर सकते, कैथोलिक चर्च में रहते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, आज से चर्च ऑफ इंग्लैंड कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट हो गया। पूरा इंग्लैंड का चर्च ही कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट कर दिया। अब ज़ाहिर है नीचे पॉपुलेशन मेजॉरिटी कैथोलिक्स की। खैर जी, शादी की मौसूफ ने, पिछली खातून को डाइवोर्स दी, कर ली शादी। अब इससे विद इन इंग्लैंड एक सेक्रेटेरियन डिवाइड पैदा होनी शुरू होगी। कैथोलिक्स को जनाब चर्च ऑफ इंग्लैंड आपने प्रोटेस्टेंट कर दिया है, हमारी पुरखों की जो है वो ट्रेडिशन है कैथोलिक रिलीजन, तो ज़ाहिर है फिर मज़हब के नाम पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जनाब एक खाना जंगी का सा समा हो गया। ढूंढ ढूंढ के कैथोलिक इन्होंने मारे, क्या ऐसी की तैसी जो है वो बादशाह सलामत के आगे। बादशाह का दिल आ गया अब जो है वो एक लड़की पे, तो अब तुम्हारा मज़हब बादशाह देखे या अपना दिल देखे हैं। एक क्योटिक कंडीशन बन गई, दिलों में गुबार बढ़ गया। हेनरी VIII साहब फौत हो गए। हेनरी VIII के बाद थोड़ा सा अरसा क्योस का अरसा रहा और फिर उसके बाद जो है उसकी एक बड़ी बेटी मैरी, वो क्वीन बनी। अब मैरी जैसे नाम से ही जाहिर है, मैरी बड़ी कट्टर कैथोलिक थी। मैरी रूल में आई तो उसने जनाब प्रोटेस्टेंट्स को गाजर मूली की तरह कटवाना शुरू किया। कैथोलिक्स फिर इंग्लैंड में ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई। इस दौर में बड़ा प्रोटेस्टेंट भागा फिर इंग्लैंड से बहुत भागा। भाग के जाना कहाँ था? उन एरियाज़ में जहाँ से प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हुआ था, जर्मन एरियाज़, काफ़ी भागे। कुछ इधर इधर तितर बितर हो गए, खामोश हो गए, कुछ दब गए, बाकी भाग गए। लेकिन अल्लाह मियाँ को इंग्लैंड के हाल पे
ज़ाहिर रहम करना ही करना था। मैरी जो है वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। साजिशें, ज़ाहिर है साजिशों का शिकार तो इस दौर में हर कोई हुआ, साजिशों का शिकार हुई, फिर अल्लाह मियाँ के पास भी चली गई। अब कौन होगा क्राउन पे? अगला नंबर आता है जनाब, बेटा तो कोई है नहीं, एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ आ रही है गालिबन 1558, 1558 चेक कर लीजिएगा, वैसे मेरा ख्याल है 1558। अब जैसे ही एलिज़ाबेथ आ रही है, अब एलिज़ाबेथ को एक पता है बात कि अगर मैंने कहा कि मैं कैथोलिक मज़हब को लेके चलूँगी तो प्रोटेस्टेंट नाराज़ होंगे, और अगर मैं कहूँगी कि मैं प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करूँगी तो कैथोलिक नाराज़ होंगे। मैंने शादी भी करनी है, मैं शादी किससे करूँगी? एक कैथोलिक से या एक प्रोटेस्टेंट से? अपनी कोरोनेशन के पहले साल के अंदर ही उसने बड़ा तारीखी एक जो है वो खिताब फरमा दिया। उन्होंने कहा सुन लो बच्चा बच्चा बूटा बूटा पूरे इंग्लैंड का हर नौजवान मर्द जो उम्मीदें लगाए बैठा है कि मैं कोई नहीं करनी शादी, मैं इस तरह ही आई और इस तरह ही चली जाऊंगी। और उसने नहीं की शादी सारी उम्र। हालांकि मैरी का जो पहला हस्बैंड था फिलिप, स्पेन का किंग था मैरी का, तो लेकिन डाइवोर्स हो गई थी। फिर मैरी जब मर गई तो उसने अपना पैगाम भेजा कि भाई दो बड़ी स्ट्रांग हम इकट्ठे हो जाएंगे। अब स्पेन सुपर पावर है उस वक़्त की, लेकिन वो कहते हैं ना एलिज़ाबेथ एट दैट टाइम शी हैड दोज गट्स, इनकार कर देना, चल परे, मैं अपने इंग्लैंड को बेहतर करना। अच्छा, अब आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, ये जो 16th सेंचुरी का ये फेज़ है ना 1550 से 1600 तक का, ये कोई ख़ास ही नेचर की तरफ से इंसानों पे मेहरबानी है। इस फेज़ के 3 बड़े रूलर्स, उन्होंने 3 बड़ी डायनेस्टीज़ को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस दी हैं। इन 50 सालों के 3 बड़े रूलर्स जिन्होंने दुनिया को एडमिनिस्ट्रेशन दी है, स्किल्स दी हैं, दुनिया आज भी नाम लेती है उनके, और ये तीनों कंटेम्प्रेरी हैं। एलिज़ाबेथ द वन, सुलेमान द मैग्निफिसेंट, अकबर द ग्रेट, ये कंटेम्प्रेरी हैं तीनों। एक ही वक्त में दुनिया में 3 बड़े नाम। लो जी, एलिज़ाबेथ साहिबा आ गई हैं, हालात बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। तो पहले तो उसने न्यूट्रलाइज़ किया ना कि भाई कोई कैथोलिक कोई प्रोटेस्टेंट जो है वो मैं शो ही नहीं करना, मैंने सबको साथ लेके चलना। अपनी लाइफ को उसने ए सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस किया कि बीइंग अ वुमन, और शी वाज एट दैट टाइम अबाउट 24-25 ईयर्स ओल्ड, कि भाई मैंने शादी करनी ही नहीं। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है कि फिर आगे फिर बादशाहत का मसला हो जाएगा। लेकिन वो फिर आगे जेम्स ज़ाहिर है वो था, छोटा था अभी बहुत ही, जब वो आगे चल के बना। तो खैर, लेकिन उसका बेटा नहीं है, याद रखिएगा। लो जी, बात ये अब कि एलिज़ाबेथ साहिबा, एक तो ये, अच्छा इस पे काफ़ी साइको एनालिसिस भी हुआ एलिज़ाबेथ पे, लेकिन वो ज़ाहिर हमारी अमेरिकन हिस्ट्री के साथ उसका ताल्लुक तो नहीं, लेकिन फिर भी पासिंग रेफरेंस में, क्योंकि मैं बेसिकली एक कनेक्टिविटी का उस्ताद हूँ, तो बात से बात निकलती रहती है। फिर ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि जो उसके बाप ने 6 औरतों के साथ सलूक किया, 2 को तो बाकायदा मरवाया उसने, उन पे जो है वो चार्ज लगवा के कि ये जनाब मुझे चीट कर रही थी। फिर जो है वो डाइवोर्स भी दिए, गालिबन 1 सर्वाइव रही, और हाँ 2 को डाइवोर्स हुई, 1 की डेथ हुई गालिबन, इस तरह 6 किस तरह पूरी हुई। लो जी, तो उस पर यह भी है कि किस तरह उसका फादर जो है वो औरत ज़ात को जो है वो डील करता था। तो शी वॉज पेट्रिफाइड ऑफ दिस होल प्रोसेस ऑफ मैरिज मे बी। बहरहाल उसका डिसीजन इंग्लैंड बचा गया जी, क्योंकि आगे चल के प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स को वो साथ लेके चली।
अब ये दौर है, जिस तरह पहला लेक्चर उठा के देख लीजिएगा जो हमने बात की, कि ये वो दौर है कि जिसमें स्पेन जो है वो वहाँ से सोना चांदी के आ रहे हैं, शिप भर भर के आ रहे हैं, और ख़बरें इधर भी पहुँच रही हैं। हाँ जी, तो क्या किया जाए? इंग्लैंड के बड़े मसाइल हैं एलिज़ाबेथ के दौर के। अनाज का किल्लत पड़ रहा है जी, लोगों ने फार्मिंग करना छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? क्योंकि जी लोगों ने पेस्टोरल फार्मिंग शुरू कर दी, गोट्स रखनी थी, शीप रखते थे, वूल लेते थे और वूल फ्रांस बेचते थे। फ्रांस की वूल की मार्केट, फर की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट थी अपने दौर की। तो लोग उस तरफ को रुझान हो गया, पैसे मिलते हैं अच्छे उस तरफ को। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ब्लैक डेथ का टाइम गुजर गया हुआ, पॉपुलेशन भी आपकी बढ़ रही है। 1 मिलियन उस दौर के लिहाज से बहुत है। 1 मिलियन पॉपुलेशन आपकी 100 सालों में बढ़ गई, बहुत है उस वक़्त के दौर के लिहाज से इंग्लैंड की। क्या करें? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है, गुर्बत है। इंग्लैंड का कोई अच्छा हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है इंग्लैंड का। ये तो अपना पास्ट ग्लोरीफाई करके बताते हैं गोरे, नहीं तो एलिज़ाबेथ के टाइम तक तो ये लुटेरे थे, पायरेट्स थे। एलिज़ाबेथ हार जाती तो एलिज़ाबेथ की कहानियाँ भी राजा दाहिर जैसी होनी थी, क्योंकि इसके भी सी पायरेट्स जो हैं वो स्पेन के जहाज़ों को जाके हमला करते थे, थोड़ी सी लूट मार करके वापस आ जाते थे, और ब्रिटिश जो क्राउन है वो उनको पैट्रनेज कर देते थे, सपोर्ट करते थे। एक तरफ से ये काम चल रहा है। अब जब ये सारा काम हल्का हल्का चल रहा है तो स्पेन का रूलर कौन है? फिलिप, जो कि हस्बैंड है एलिज़ाबेथ से पहले की रूलर मैरी, जो कि एलिज़ाबेथ की बहन है। और फिलिप शादी के लिए मतवातर दावत देता रहा एलिज़ाबेथ को कि आओ शादी कर लेती हूँ। तो एलिज़ाबेथ बेचारी जो है इनकार कर देती थी। आगे चल के स्पेन और इंग्लैंड की लड़ाई होने वाली है, आज ही करवाएंगे, करवा के जाएंगे आज। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि तारीख़, ये जो आपकी नेशन स्टेट और ये सारी चीज़ें ये तो अब आनी शुरू हुई हैं ना। इससे पहले तारीख़ बादशाहों की मर्ज़ी और मंशा के साथ ही चलती थी, जंग का होना। लो जी, कहानी बड़ी मज़ेदार होने लगी है। कोई 1578 गालिबन के करीब या 79, तो एलिज़ाबेथ को भी ख्याल आया कि यार ये जिस तरह बाकी सारे जा रहे हैं हमें भी जाना चाहिए न्यू वर्ल्ड में। अगर हमें थोड़े से इलाके मिल जाएं, वहाँ पर फार्मिंग हो जाए, थोड़ी सी आबादी को भी सेटल कर देंगे हम वहाँ पे, तो सब जाके हमें जाना चाहिए। मशवरे हुए तो पता लगा जी नीचे तो आप जा नहीं सकते, वो तो सारा निचला हिस्सा फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा से नीचे आ जाएँ आप तो क्यूबा, बहामास, पर चले जाएँ मैक्सिको, ऊपर चले जाएँ थोड़ा सा इलाका कैलिफोर्निया का, आज के टेक्सास का, और नीचे सारी पट्टी जनाब ये तो स्पेनिश पोर्टुगीज़ इनके कंट्रोल में जनाब। ऊपर जनाब कनाडा वाली साइड से जो है वो आर्क की फॉर्म में जो है वो फ्रेंच भी घुसे हुए हैं, और डचे भी पहुँचे हुए हैं, डच, न्यू एम्स्टरडैम वो भी पहुँचे हुए। तो इनके दरमियान थोड़ी सी जगह है, अगर यहीं पे अगर हम कहीं पर को देख लेते हैं, जाए कौन? मौत ही है। ऊपर फ्रांसी बैठे हुए हैं, नीचे डच बैठे हुए हैं। डच सेलर्स बड़े मशहूर हैं। अटलांटिक ओशन सबसे ख़तरनाक ओशन है, ठाठे मारता। पैसिफिक ठंडा ओशन है। तो अटलांटिक की सेलिंग जो कर गया वो बड़ा सेलर है। वैसे तो इंडियन ओशन की सेलिंग भी बड़ी मज़ेदार है। इस पे एक किताब है रॉबर्ट कैप्लन की, मूनसून, मुझे एक स्टूडेंट ने रेफ़र की थी, और कमाल की क्या बात, मज़ा आ गया। तो यहाँ तो पूरी मूनसून की हवाओं की कोऑर्डिनेशन के साथ जहाज़रानी होती थी इंडियन ओशन में, लेकिन अटलांटिक ठाठे मारता है। और अटलांटिक के हर दौर में सबसे बड़े जो सेलर हैं वो डच ही हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी भी देखी होगी आपने, उसमें भी जो वो दिखाते हैं जॉन्स, वो जो ऑक्टोपस बना होता है, वो द डच मैन,
तो डचे जो हैं, डचे जो है वो कह देते हैं उनको डचे। तो डच जो हैं वो बड़े सेलर थे जी। तो आपने क्या, डचों के हाथ में या तो मर जाएंगे आप, या स्पेनिश के हाथ में मर जाएंगे, या फिर, लेकिन फिर भी कुछ जाना तो है। तो इसके दो बड़े करीबी वज़ीर थे, दोनों कज़न थे, वॉल्टर रेलिग और उसका कज़न। तो उन्होंने कहा जनाब मलका आलिया हम जाते हैं, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। दोनों भाई निकले जनाब जहाज़ लेके, और ये पहुंच गए चेसापिक बे। गूगल कर लीजिएगा चेसापिक बे। चेसापिक बे वो इलाके जिसके इर्द गिर्द आजकल आज मैरीलैंड है, डेलावेयर है, वो है वर्जीनिया है, इसके करीब करीब पहुंच गए। और एक छोटे से आइलैंड पे जाके ये बस गए। आइलैंड को तारीख में नाम दे दिया गया रोनेक, रोनेक आइलैंड। बस्ती बना ली इन्होंने जाके, कुछ अर्सा रहे वहाँ, कुछ अर्सा रहे वहाँ पे। तो ज़ाहिर है डच का भी आना जाना तो इलाकों में था, स्पेनिश का भी था, ख़बरें पहुँचती रहती नहीं। इनको पता लगा जनाब कि स्पेनिश एक बड़े हमले की तैयारी कर रही हैं ऑन इंग्लैंड। तो इन्होंने अपने जो वहाँ पे औरतें, बच्चे और दूसरे जो लेबर साल लेके गए थे उनको वहीं पे रखा। जी हमें देश मेरे, देश मेरे, देश की मिट्टी बुला रही है, तो हम जाएंगे। ये निकले वापस। वाकई स्पेन तैयारी कर रहा था। अब से स्पेन क्यों इंग्लैंड पे हमला करना चाहिए, इतनी बड़ी सुपर पावर है अपने दौर की। 700 तो सिर्फ बहरी जहाज़ है, 700 का फ्लीट था एट दैट टाइम। बहुत बड़ी पावर, गोल्ड सिल्वर। उसके मुकाबले में इंग्लैंड कुछ भी नहीं। तो एक तो ये कि ये जो पायरेसी होती थी, सी पायरेसी, ये भी स्पेनिश को गमो गुस्सा था। और दूसरा जो असल बात थी वो था फिलिप का बार बार कहना कि एलिज़ाबेथ शादी कर लेते हैं, और एलिज़ाबेथ का बार बार कहना नहीं मैंने नहीं करनी। जंग हो गई और यहाँ से तकदीर बदली है इंग्लैंड की। ये जो डिटर्मिनेशन थी एलिज़ाबेथ की, कितनी बड़ी फोर्स के साथ टक्कर होती है तो हो जाए। 1588 स्पेन ने घेर लिया भाई जी इंग्लैंड को। छोटा सा तो जजीरा इंग्लैंड का, घेर लिया। लेकिन कमाल का डिफेंस इंग्लैंड ने किया। गूगल कर लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे इन्होंने इनकी शिप जो है वो डिस्ट्रॉय की है। दैट वॉज नॉट मेयरली अ डिफीट ऑफ अ कंट्री, एन एम्पायर, अ स्टेट व्हाटसोएवर, rather it created a new order, a new European order, which would later on would definitely become a continental order, and furthermore that would become a complete imperial order. So एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अपने दौर के लिहाज से बनने जाएगा इस 1588 में स्पेनिश की डिफीट के बाद। डिफीट होगी स्पेन को, इंग्लैंड का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, एंड इमीडिएटली साथ ही फिर कैलकुलेशन होना शुरू हो गई। स्पेनिश और फ्रेंच पैटर्न पर हम अब जाएंगे और अब जाके इलाकों को जो है वो न्यू वर्ल्ड में कब्ज़ा करेंगे और बाकी जगहों पे जाके मार्केट्स को कब्ज़ा करेंगे। इसके बाद के दौर में इमीडिएटली 10 से 15 सालों में ही ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, वेस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, लंदन कंपनी बन रही है, प्लेमथ कंपनी बन रही है और बहुत सी कंपनीज। ईस्ट इंडिया कंपनी पे तो बड़ा खूबसूरत जो वैसे तो विलियम डैलिम्पल की किताबें मुझे कभी इंस्पायर नहीं की हैं, लेकिन अनार्की में जो फैक्चुअल डाटा है, डाटा पे ऑथर ने बड़ी मेहनत की। हमारे यहाँ बैठ के हम इतने डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते जो उसने कर दिया। हमारे यहाँ भी अगर डाटा कलेक्शन जो है वो आसान हो जाए और काफ़ी चीज़ें जिनको हमने क्लासिफाइड करके रखा हुआ है अगर वो ओपन हो जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट टेंडेंसी है ना हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हुई है। तो मेरा तो यही सजेशन है एस्टैब्लिशमेंट को, ख़ास तौर पे फ़ौज को,
कि यार चीज़ों को ओपन करें। आप जितना चीज़ों को, डाटा को अवेलेबल करवा देंगे ना, तो जितना सच सामने आएगा उतना बेहतर है। वरना डिसरप्टिव फोर्सेस, एंटी पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो प्रॉब्लम करती रहेंगी, और कुछ आप भी जो है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ज़रा रिकन्सिडर करें। अगर डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे, तारीख हमारी ओपन होगी, तो अच्छा होगा मेरे ख्याल में। खैर लो जी, बात अब ये हो रही थी कि इन्होंने कंपनीज भी बना ली, सारे काम शुरू कर दिए, लेकिन वो जो वॉल्टर लेलीक था और उसका कज़न तो बेचारा मर गया। तो बात ये थी कि अब ये वापस जाएंगे, जो वहाँ पे कुछ 150 बंदा छोड़ के आए हुए हैं, 2 साल हो गए, 1590 में वापस जाना था ना, जाएंगे। वहाँ गए, कुछ लोग और साल लेके गए, और वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई आसार ही नहीं थे आबादी के। आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, ये लोग गए कहाँ पे? आज तक तारीख़ खामोश है जी इस पे, विच आई डाउट एज अ स्टूडेंट, आई डाउट कि ये दोनों कज़नों ने जो है ना वो एलिज़ाबेथ को चूना लगाया होगा कि जी हमने बना ली सेटलमेंट, और जनाब लोग हमने वहाँ पे सेटल कर रहे हैं, अब हम वापस आए हैं कौम को बचाने के लिए, अब हम वापस जा रहे हैं, तो ले आओ और पैसे दो। खैर व्हाट्सएवर, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आप एक बड़ी पावर बन गई हैं 1588 में स्पेन को हरा के। आपकी ख्वाहिश है कि आप अमेरिकन एरियाज़ में, न्यू वर्ल्ड में जाएं, ज़मीन एक्वायर करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। लोग रिलक्टेंट हैं कि भाई नहीं जाना, पता नहीं कौन सी बलाएं हैं वहाँ पे इन इलाकों में कि जो हमें खा जाएंगी। पहले वालों के साथ क्या हुआ, बड़ा एडवोकेसी हुई है कि जी देखें वहाँ पे डच भी जाते हैं, वो तो उन्होंने इलाके बात किए हुए थोड़े बहुत, ज़्यादा बात नहीं थे, यानी कि बस इतना भी नहीं कि पूरा ही न्यू एम्स्टरडेम को तरक्की याफ्ता शहर था एट दैट टाइम, था ही नहीं, बस हल्का फुल्का डच का आना जाना था, बाद में नाम पड़ा न्यू एम्स्टरडेम। तो स्पेनिश भी जो है नीचे साउथ में जा रहे हैं, उनको जा रहे हैं उधर, इस इलाकों में तो ना, सॉरी हमने नहीं जाना। तो ये कैसे चले गए फिर? हम तो कह रहे हैं ये चले गए थे। तो गए इस तरह कि एलिज़ाबेथ के डाइंग डेज में, आखिरी उसका जो उसमें बनी कंपनीज, ये आइडिया एलिज़ाबेथ को उसके एडवाइज़र्स ने दिया, एलिज़ाबेथ ने इसको ओन किया, और ये टेंडेंसी फिर आगे जेम्स जो अगला किंग आया एलिज़ाबेथ के बाद, उसके यहाँ भी मिलती है। जनाब कंपनी फैक्टर, कंपनी बनाओ, 2-3 नवाब या 2-3 बिजनेसमैन अपना पैसा लगा के, शिप ख़रीद के, ख़र्चे करके जाके इतना रिस्क नहीं लेंगे अपने आप को गर्क करना है, कारोबार ख़त्म करने हैं। कंपनीज़ बनाओ, कंपनी में लोग इनकरेज करो, लोग इन्वेस्ट करें। हाँ भाई आप दे दें 100 पाउंड दे दें, आप फलाना दे दें, आप फलाना दे दें, आप फलाना दे दें। मोनार्की में लिखता है ना कि शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पास टोटल को 15,000 पाउंड भी नहीं था, जबकि मुकाबले में जो डच कंपनी थी वो कुछ 1.5 लाख पाउंड में खेल रही थी एट दैट टाइम। तो छोटी सी कंपनी थी, लेकिन लोग पैसे देंगे, आप उसको, लोगों को उसकी मद में प्रॉफिट देंगे, उस पैसे का पूल का पैसा होगा, उससे आप एक्सप्लोरेशन करें, अपने इलाकों में जाएँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो आपने इंडिया और श्याम के इलाके की तरफ लगा दिया। इन इलाकों के लिए जो कंपनीज़ बनाई गई, उनका नाम 2 कंपनीज़ को एक सॉर्ट ऑफ ठेका ही दे दिया गया, जो आज का आपके अटलांटिक यानी चेसापिक बे से ऊपर का इलाका है, सारा मैसाचुसेट्स बे तक का। नेक्स्ट में आप जब देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के मैप के राइट के साइड में आपको उसमें डेलावेयर नज़र आएगा। डेलावेयर से ऊपर की सारी पट्टी, इनफैक्ट और ऊपर चले जाएं, न्यू जर्सी से भी ऊपर चले जाएं, मैसाचुसेट्स की सारी ऊपर सारी पट्टी, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मेन, फिर वर्माउंट और रोड आइलैंड के बाद कनेक्टिकट, ये सारी पट्टी, ये एक दे दिया जनाब ठेका कंपनी को, प्लेमथ कंपनी। एक कंपनी बना दी प्लेमथ के, भाई आपके ये इलाके, इनमें जाओ, आबादी करो, इनमें अपनी एक्सप्लोरेशन करो,
जो भी करना है, और फिर लोगों को बात भी करो, प्रॉफिट भी कमाओ, लोगों को भी प्रॉफिट दो। और जो आपके फिर इससे नीचे वाले इलाके हैं, जो चेसापेake बे के इलाके हैं, चेसापेake बे, ये वर्जीनिया आज का आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास वेस्ट वर्जीनिया, फिर उसके बाद मैरीलैंड, डेलावेयर, थोड़े से निचले इलाके दोनों कैलिफोर्नियाज़ के मिला के, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, ये वाली पट्टी सारी ये दे दी आपने वर्जीनिया कंपनी, लंदन कंपनी भी कहते हैं। वर्जीनिया कंपनी, क्वीन वर्जन थी, सारी उम्र वर्जन ही रही, यानी उसका टाइटल ही हो गया था वर्जन क्वीन। अब ये कंपनी आएगी और आके बसेगी, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, एलिज़ाबेथ है, लेकिन जब आए तो उस वक़्त तक देहांत हो चुका था जनाब क्वीन का। अगला बादशाह आ गया था जेम्स। जब यहाँ पर लोग आए पहली दफ़ा और आके पहला से छोटी सी जगह पे जहाँ आबाद हुए, छोटा सा उन्होंने गांव शाँव सा जो सेटलमेंट बनाई, उसका नाम रख दिया जेम्स टाउन, किंग जेम्स था। लेकिन वाटर रेले और उसके लोग पहले रौनक में आए हुए थे, वो वर्जीनिया के बिल्कुल पास पास का आइलैंड है, उन इलाकों को उन्होंने फिर सारे को वर्जीनिया का नाम दिया हुआ था पहले से। तो वो ग्रैंड इलाका तो वर्जीनिया हुआ, लेकिन उसमें स्पेसिफिक जो सेटलमेंट है वो होगी जेम्स टाउन। 1608। अब यहाँ 1608 से अब कहानी चलना शुरू होगी, लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहाँ गए? वो प्रोटेस्टेंट जो भाग गए थे, फिर क्या वो वापस आए? वो प्रोटेस्टेंट्स तो बड़ी तादाद में इंग्लैंड की तरफ आए, इस तरफ अमेरिका की तरफ आए। फिर ये रहे कहाँ? क्योंकि यहाँ तो नाम मैरीलैंड, ऐसे एज इफ के कैथोलिक एरियाज़। तो क्या एलिज़ाबेथ के बाद दोबारा ये लड़ना बढ़ना शुरू हो गए थे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स? जेम्स ने क्या किया? क्या वाकई कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स लड़ना शुरू हो गए? मिल के तो चल नहीं सकते थे। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।